तो हम लोग पढ़ रहे थे AC इन इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। हमने L और C को इकट्ठा किया, L और R को इकट्ठा किया, C और R को भी इकट्ठा किया। ठीक है, अब देखो ये तीन कंपोनेंट हमने पढ़े, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। इसके अंदर AC कैसे बिहेव करता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बल्कि आपको अच्छे से याद भी रखना है। इंडक्टर में AC कैसे बिहेव करता है? इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहती है, एक बात। और उसका जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, जो AC इंडक्टर के अंदर रुकावट फील करेगा वो है ओमेगा L। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फटाफट रिकैप कर देता हूं इसको। तो इंडक्टर में जो रिएक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा L। वोल्टेज करंट से आगे चलती है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। अगर EMF E नॉट साइन ओमेगा t होता है तो करंट क्या होगा? -π/2 लिखेंगे तो करंट होगा I = I नॉट साइन ओमेगा t -π/2। बात समझ आ गई? दूसरी बात, कैपेसिटर में कैसे बिहेव करता है? कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस है, जो रुकावट है, वो है Xc = 1/ωc। और इसमें वोल्टेज लैग करती है, वोल्टेज पीछे रहती है, यानी करंट आगे रहता है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। और अगर इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर EMF की इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा t तो करंट की इक्वेशन होगी I = I नॉट साइन, क्योंकि 90 डिग्री आगे रहता है ना, तो हम लिखेंगे ओमेगा t + π/2। और अगर तीनों हो, L, C और R तीनों हो, L, C, R सर्किट हो, तो रिएक्टेंस की बजाय हम लोग बात करेंगे इम्पीडेंस की। तो इम्पीडेंस होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ये होता है इम्पीडेंस। इसे इम्पीडेंस कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और कौन किसको लीड करेगा, लैग करेगा, वो डिपेंड करता है कि इंडक्टर डोमिनेट करता है या कैपेसिटर डोमिनेट करता है। भाई जो डोमिनेट करेगा उसका ही तो गुण निकल करके आएगा। अगर हमारा इंडक्टर डोमिनेट करता है तो वोल्टेज आगे रहेगी। अगर कैपेसिटर डोमिनेट करता है, डोमिनेट करने मतलब क्या होता है? जिसका ये चीज बड़ी हो। देख रहे हो इसमें, अगर XC बड़ा होगा तो रिजल्ट में XC का ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर XL बड़ा होगा तो इंडक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। ये मतलब है। तो डोमिनेट करने मतलब यही है कि जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा। LCR में अगर हमारे इंडक्टर का रिएक्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज आगे रहेगी, 90 डिग्री से नहीं, कुछ और एंगल से, 5 डिग्री एंगल से। तो 5 डिग्री कितना होगा? अगर अगर इंडक्टर डोमिनेट करता है, यानी कि XL बड़ा है XC से, तब वोल्टेज लीड करेगी। वोल्टेज लीड्स करंट बाय phi। तो अगर हमारा EMF है E नॉट साइन ओमेगा t तो करंट होगा 5 डिग्री पीछे, यानी कि I नॉट साइन ओमेगा t -phi। ये तब है जब हमारा इंडक्टर डोमिनेट करे। अगर हमारा कैपेसिटर डोमिनेट करे तो इफ कैपेसिटर डोमिनेट्स, अगर कैपेसिटर डोमिनेट करता है तो वोल्टेज पीछे रहेगी, करंट आगे रहेगा। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय phi। तो अगर हमारा EMF है E नॉट साइन ओमेगा t तो करंट होगा
आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक तरीके से सारी समरी हो गई है ये, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या है, अब फाई की वैल्यू भी जान लें। फाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई टेन फाई कुछ भी निकाल सकते हो। अगर टेन फाई निकालना चाहो चलो टेन फाई निकाल लो। टेन फाई होगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये होगा फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में। बोलो क्लियर हुई बात, सारी समरी एक बार यहाँ पर रिवाइज कर ली हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने रेजोनेंस की भी बात करी, रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर हमने करंट की भी बात करी, बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज पावर associated with inductor, average power associated with capacitor and average power associated with resistor, ठीक है। और फिर तीनों का भी हम लोग देखेंगे, और हम मेरे ख्याल से हमने तीनों का देख चुके हैं एवरेज पावर LCR में, लेकिन अलग अलग करके देखेंगे और इसका भी रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज पावर इन रजिस्टर। एवरेज पावर इन रजिस्टर, एवरेज पावर इन रजिस्टर। अगर आपको एवरेज पावर इन रजिस्टर निकालना है तो आपको बस पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज पावर इन रजिस्टर। पावर का जो हम फॉर्मूला यूज करते आए हैं I इंटू वी, वही याद रखना है। सो पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज I इंटू वी। अगर हम DC की बात करते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जब हम AC की बात करेंगे तो करंट और वोल्टेज का प्रॉपर इनकी इक्वेशन में यूज करनी पड़ेगी। सो इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अब करंट हमारे सिनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, तो बहुत थोड़े टाइम के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगी, है ना। टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पावर मिल जाएगी। ओके, सो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो ये स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड है स्मॉल टाइम के अंदर, स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम। तो अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगी टोटल हीट प्रोड्यूस्ड टोटल टाइम के अंदर, ठीक है। तो आई नॉट वी नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे पूरी साइकिल के लिए, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और फिर हम लोग इसमें से आई नॉट वी नॉट 2 को कॉमन निकाल लेंगे, और डी टी अलग से हो जाएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से t और 0 से t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इतना कर सकते हैं बड़े इजीली। अब देखो, जब भी कॉस टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में होगा, इसकी वैल्यू पूरी साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इसको पूरी को 0 कर देंगे तो हमें सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे आई नॉट वी नॉट बाई 2 डी टी 0 से t। ओके, अब इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई नॉट वी नॉट बाई 2 t लिमिट्स 0 से t, आई नॉट वी नॉट बाई 2 t माइनस 0। तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी आई, आई नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू टी, ये आई हमारे पास टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। अब टोटल हीट प्रोड्यूस्ड हमें मिल गई है, हमें पावर निकालनी थी, तो पावर हो जाएगी h अपॉन टी, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, आई नॉट वी नॉट बाई 2, इसको लिखेंगे आई नॉट बाई रूट 2 वी नॉट बाई रूट 2। और ये क्या चीज़ है, ये तो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, IRMS VRMS। इसका मतलब क्या हुआ, ये है एवरेज पावर इन अ रजिस्टर सर्किट, सॉरी इंडक्टर बोल दिया, रजिस्टर सर्किट, एवरेज पावर इन रजिस्टर सर्किट। बोलो क्लियर है। फिर से देखो फटाफट जल्दी देखो,
करंट की इक्वेशन देखो, वोल्टेज की इक्वेशन देखो, दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए मैंने sin ओमेगा टी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर ऐसे लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बच्चों वाला काम है। ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख दिया, और मैं सिंपल सी बात यूज करी कि इसका जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी। सिर्फ ये बचेगा मेरे पास, ये बचेगा और ये बचेगा, इसको यूज करके मैंने सॉल्व कर लिया, तो मुझे पावर का फॉर्मूला मिला IRMS VRMS, किसमें? रजिस्टर के अंदर। बात में आ गई? क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे एवरेज पावर इन इंडक्टर, इंडक्टर की बात करेंगे। ओके, इसी को यूज करके चलते हैं हम लोग, एवरेज पावर इन इंडक्टर, क्योंकि मैं मामूली सा बदलाव करूंगा तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चेंज करना है। देखो, पावर का फॉर्मूला डीसी में वही होता है, I × V, यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इंडक्टर में करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं होते। कौन आगे कौन पीछे? इंडक्टर में करंट पीछे होता है 90 डिग्री, तो हम यहां पर करंट के साथ क्या लिखेंगे? 90 डिग्री पीछे, यानी sin ओमेगा टी माइनस π/2 लिख देंगे। तो इस इक्वेशन से सारा बदलाव शुरू हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? इसके बाद हमें क्या मिलेगा? देखो, करंट की जगह हम लोग लिखेंगे, मैं इसको इसी में यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि क्या चेंज होने वाला है। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पीछे रहेगा हमारा करंट, तो इसको लिखेंगे I0 cos ओमेगा टी V0 sin ओमेगा टी dt। इसको लिखेंगे I0 V0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी dt। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी जो हम यूज़ कर पाएंगे, और वो क्या है? वो ये है, इसको हम sin 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे I0 V0/2 sin 2 ओमेगा टी dt। ये है स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम। हमें तो निकालनी है टोटल हीट प्रोड्यूस टोटल टाइम में, और टाइम से डिवाइड करने पावर आ जाएगी। ओके, सो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगी टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, और वो होगी इंटीग्रेशन I0 V0/2 sin 2 ओमेगा टी dt, 0 से t पूरे टाइम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए 0 होती है। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा बिग 0, हमें मिलेगा एक बहुत बड़ा 0। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इंडक्टर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, इंडक्टर में पावर कंज्यूम क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब भी उसके अक्रॉस एनर्जी या वोल्टेज कम होती है वो सप्लाई कर देता है। देखो हमने कैसे किया था, इंडक्टर को कैसे पढ़ा था कि अगर बाहर से, इंडक्टर याद है सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड, उसमें अगर हम बाहर से करंट भेजते हैं तो फील्ड बढ़ती है, बढ़ती हुई फील्ड क्या करेगी? करंट को रोकेगी, है ना, और धीरे धीरे हिम्मत करते हुए मैग्नेटिक फील्ड पूरी वैल्यू पा लेगी। लेकिन जैसे ही करंट कम होगा, जैसे करंट कम होगा, फील्ड उसी डायरेक्शन में करंट भेज करके करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो उसने जो एनर्जी बचाई हुई है ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, वो भेज करके दोबारा से उस कमी को पूरा कर देता है। इसीलिए इसमें एवरेज पावर इंडक्टर की 0 होती है। समझ गए? अच्छा, हमने बात करी एनर्जी स्टोर कर लेता है इंडक्टर। इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेता है ना अपने फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं एनर्जी? हाँ, वही हम करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड in an inductor। इंडक्टर के अंदर एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना।
तो अब वो किस तरीके से स्टोर होगी, जब हमारा करंट बढ़ने की कोशिश करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको रोकने की कोशिश करता है ना। मान लो हमारे इंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा था और वो बढ़ रहा था, ठीक है ना, किस रेट से बढ़ रहा था, di/dt के रेट से बढ़ रहा था। करंट किसी समय इंडक्टर में इतना था और वो इस रेट से बढ़ रहा था, तो एक ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ होगा -L di/dt होगा ना, और ये इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो इसको रोकेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे बाहर वाले करंट को जबरदस्ती अंदर घुस करके अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, उसी में जो काम करना पड़ेगा वही एनर्जी होगी। सो क्या लिखेंगे एनर्जी को, कि वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, करंट को डी बढ़ने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना है, ई आई, ठीक है, इस तरीके से इंटू डी टी, ये तो वही पावर वाला फॉर्मूला होगा ना, ई आई इंटू डी टी। तो इतना करंट था, इतने समय में इतनी ईएमएफ के खिलाफ इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन ईएमएफ तो ये है। सो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू पुट कर ली हम लोगों ने, डी टी से डी टी कट गया, एल आई डी आई, ये स्मॉल काम करना पड़ा, ठीक है। करंट आई था, डी आई बढ़ने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो टोटल कितना काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा और वो हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 हो गई। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये हमारे इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। बोलो क्लियर है, इजी, बहुत इजी। वही पुराना फॉर्मूला यूज किया, करंट इनटू वोल्टेज इन स्मॉल टाइम, यही तो हीट प्रोड्यूस्ड इन वर्क डन होता है। लेकिन ईएमएफ क्या है, ईएमएफ तो ये है जो बढ़ते हुए करंट को रोकेगा, उसकी वैल्यू हमने यहाँ लिखी और सॉल्व कर दिया। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। पास में आ गई। अब किसका नंबर लें, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के अंदर भी पहले निकालेंगे एवरेज पावर, फिर निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड। करते हैं शुरू। सो एनर्जी तो पहले निकालेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। एवरेज पावर, associated with a capacitor। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड, ई आई डी टी, है ना। हमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज रिलेशन पता होना चाहिए। कैपेसिटर के अंदर कौन आगे रहता है, कैपेसिटर के अंदर करंट आगे रहता है, तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आगे रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितने डिग्री आगे रहेगा, 90 डिग्री डी टी। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब हमें टोटल इंटीग्रेट करके टोटल हीट निकालनी है और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। सो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, इसको साइन ओमेगा टी, यहाँ से कॉस ओमेगा टी डी टी। कुछ याद आया, ये तो पहले की तरह ही है। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो हमें मिलेगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, साइन 2 ओमेगा टी, ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। स्मॉल हीट, टोटल हीट हो जाएगी इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको बाहर निकालते हैं बल्कि, और साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, सॉरी बाई 2 कहाँ से आ गया, इंटू डी टी। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था, इसकी एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए 0 होती है, तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस्ड यानी पावर इज 0, बल्कि पावर बाद में लिखेंगे। सो पावर इज ऑल्सो 0। पास में आई। तो कैपेसिटर में कोई पावर खर्च नहीं करता। कैपेसिटर में एसी दौड़ने के लिए
कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अपनी एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और बाद में जब वोल्टेज उसके अक्रॉस कम होती है ना तो वो वापस चार्ज दे देता है। स्टोर करेगा, दे देगा, स्टोर करेगा, दे देगा, एनर्जी खर्च होगी नहीं, एवरेज पावर 0 होगी। बोलो क्लियर है? ओके। अब निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पहले भी कर रखा हम लोगों ने ये। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर अपनी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? कैपेसिटर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट का चार्ज निकाल करके दूसरी प्लेट में डालते हैं, कुछ वोल्टेज बनेगी ना। इधर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस पे डालेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। एक और जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो जो तुम्हें काम करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। तो जैसे जैसे तुम चार्ज निकालते जाओगे वोल्टेज बढ़ती जाएगी। ये वैसा ही है जैसे एक बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख दिया, एक और बॉक्स रख दिया, एक और बॉक्स रख दिया, तो तुम्हें काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर और भी ऊंचाई पर तुम्हें बॉक्स रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कैपेसिटर में भी ऐसे ही, एक प्लेट से चार्ज निकाला, इसमें डाला, बड़े आराम से कर लिया। दोबारा से जब चार्ज निकालोगे तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तीसरी बार जब चार्ज निकालो तो और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे जब चार्ज निकाल के डालते जाओगे, निकाल के डालते जाओगे, तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा। मान लो तुमने Q चार्ज निकाला, उस समय वोल्टेज V थी, ठीक है। जिस समय तुम Q चार्ज निकाल चुके हो तो दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज बन गई है V। ओके, याद रखो वर्क डन, बल्कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्मॉल वर्क तुम्हें कितना करना पड़ेगा? पहले से तुम्हारी प्लेट्स के ऊपर Q चार्ज है, वोल्टेज V है, तो dQ चार्ज और निकालने के लिए तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा? तुम्हें काम करना पड़ेगा dQ इंटू V, इतना काम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? फिर V को हम क्या लिखेंगे? बल्कि V इज इक्वल टू Q बाई C, याद है ना? और इससे मिलेगा Q बाई C dQ। ये तुम्हें करना पड़ा थोड़ा सा काम, तो तुम्हें टोटल काम कितना करना पड़ेगा? सो टोटल वर्क इज, इंटीग्रेट कर देंगे, Q dQ, ओके, और इससे मिलेगा Q स्क्वायर बाई 2C। सो टोटल वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इज Q स्क्वायर बाई 2C। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये हम पहले भी निकाल चुके हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एवरेज पावर 0, एनर्जी स्टोर्ड ये होगी। पास में आ गई? ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या बात करी आज? आज हम लोगों ने बात करी एवरेज पावर इन रेजिस्टर, एवरेज पावर इन इंडक्टर, एवरेज पावर इन कैपेसिटर। फिर हमने बात करी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस के अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, ठीक है। रेजिस्टर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो ही नहीं सकती, वो तो बस अपनी एनर्जी को खर्च कर देता है तुरंत, इसलिए वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक मिनट रुकना अभी। अब हमारा एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, उसका बड़ी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के अंदर। जो हम लोग कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है, इस कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ होता है एक सर्किट का, और जिसके अंदर यूज़ होते हैं हमारे भोले भाले से इंडक्टर और कैपेसिटर। तो वो इंडक्टर और कैपेसिटर हम जो है ना मिल करके हमारे कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं फिर हम लोग ऐसा सर्किट जिसका कम्युनिकेशन के अंदर ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है, और वो है LC सर्किट। हमने L और C को इकट्ठा नहीं पढ़ा था अब तक, हम पढ़ेंगे LC सर्किट। LC सर्किट। अब की बार दोनों कमाऊ पूत, दोनों कमाने वाले हैं। हमारा इंडक्टर भी कमाता है, खर्च तो करता ही नहीं है ना, वो तो कोई काम ही नहीं करता।
बल्कि काम नहीं करता ऐसे कहना चाहिए, बल्कि कुछ वेस्ट ही नहीं करता। कैपेसिटर कुछ वेस्ट नहीं करता, इसलिए उनकी एवरेज पावर 0 आई थी। क्यों? जो कुछ भी वो कमाएंगे ना, जो कुछ भी वो खर्च करेंगे वो दे देंगे दोबारा से, ठीक है ना, इसलिए एवरेज पावर उनकी 0 रहती है। अगर दोनों कमाने वाले कैपेसिटर और इंडक्टर को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जी को इसको देगा, ये एनर्जी अपनी इसको देगा, इसको आपस में दोनों एनर्जी देते रहेंगे और हमें मिलेगी LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस, ठीक है, हमें मिलेंगी LC ऑसिलेशंस। क्या है LC ऑसिलेशंस? एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और शुरुआत करने के लिए एक बैटरी। यहां पर एक की लगा देते हैं, ठीक है, और इधर भी की लगा देते हैं, इधर भी की लगा देंगे एक, ऐसे दिख रहा है। ये है हमारा कैपेसिटर, ये है हमारा इंडक्टर, ये है हमारी बैटरी जिसकी वोल्टेज है V। अगर हम K1 की को ऑन कर देंगे तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। फिर हम इस वाली की को ऑफ कर देंगे और इस वाली की को ऑन कर देंगे। फिर देखो क्या होता है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को खोएगा, करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा, इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टर उसको रोकेगा, लेकिन क्योंकि इसकी वोल्टेज ज़्यादा है ये अपना करंट भेज के मानेगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी है धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बढ़ती जाएगी। इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके पास एनर्जी हाफ Q²/C जो एनर्जी थी वो कम होती जाएगी और इसके अंदर हाफ Li² एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ गए? तो इसकी जो एनर्जी है ये वाली, ये घटती जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? करंट बढ़ना शुरू करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू करेगी, ओके। और जब ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से अपना चार्ज को खो देगा, तब इसके अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस समय इसके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहली सिचुएशन में क्या, हमारा कैपेसिटर चार्ज था और फील्ड 0 थी, यानी पहले इस वाली सिचुएशन ये थी। पहले वाली सिचुएशन यहाँ बना देते हैं, ये हमारा इंडक्टर था और ये कैपेसिटर का था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था और इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन इसने चार्ज खो दिया और सारी एनर्जी किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर हाफ Li² है, यहाँ पर हाफ CV² है। तो जितनी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो सारी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। लेकिन क्या हुआ कि अब ये देख रहा है भी करंट तो घट रहा है, बल्कि करंट बंद होना शुरू हो रहा है। करंट बंद होना शुरू हो रहा है तो ये क्या करेगा, करंट को उसी डायरेक्शन में भेजेगा दोबारा से, और करंट को उसी डायरेक्शन में भेजेगा तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा दोबारा से, यानी इसकी फील्ड घटनी शुरू करेगी और इस पे चार्ज बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले ये चार्ज था, इसकी फील्ड 0 थी, अब इसकी फील्ड मैक्सिमम है, इसका चार्ज 0 है, फिर ये अपनी सारी मैग्नेटिक फील्ड खो देगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, फिर से अब अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाला हिस्सा अब की बार हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सिचुएशन होगी। ठीक है, फिर से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ना शुरू करेगी और फिर से ये सिचुएशन हो जाएगी। फिर से अब हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पूरी तरीके से बन गई।
अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी, तो अब की बार इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। और फिर जब ये मैग्नेटिक फील्ड घटनी शुरू करेगी तो हमारा कैपेसिटर दूसरे तरीके से, यानी दोबारा से ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर एनर्जी ऑसिलेट करेंगी, यानी करंट इधर जाएगा, ठीक है, इधर पहले बढ़ना शुरू करेगा, फिर घटना शुरू करेगा, उसी डायरेक्शन में घटना शुरू करेगा, ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घटना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हमारा करंट ऑसिलेट करता रहेगा और हमें मिलेंगी एलसी ऑसिलेशंस। पहले क्या हुआ, पहले देखो, पहले जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था और डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है तो करंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। करंट अब 0 हो गया है, लेकिन हमारा इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को घटाता जाएगा और करंट को उसी डायरेक्शन में भेजेगा, लेकिन ऐसा करंट धीरे धीरे घटना शुरू करेगा और फिर हमारा कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका होगा तो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बढ़ाना शुरू करेगा। तो करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो इंडक्टर देखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अब हमारी कम होती जा रही है, तो करंट को उसी डायरेक्शन में भेजेगा और घटते हुए करंट को बढ़ाएगा और उसको 0 पे ले आएगा, ठीक है। अब हमारा कैपेसिटर फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका है, पहले वाली सिचुएशन आ गई है ये वाली, और अब हमारा कैपेसिटर इस तरीके से फिर से चार्ज हो गया है और करंट को फिर से ये भेजेगा, करंट बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो इंडक्टर करंट को उसी डायरेक्शन में भेजेगा ताकि उस करंट को बनाए रखे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा इस दौरान हमारा कैपेसिटर फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा ऐसे, और करंट को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। तो ऐसे करते करते हमें मिलेंगी एलसी ऑसिलेशंस और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ये। तो हम अपनी मन मर्जी की फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं और इन फ्रीक्वेंसी का करेंगे क्या, इन फ्रीक्वेंसी का यूज़ कम्युनिकेशन में होता है, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो अपनी मन मर्जी की फ्रीक्वेंसी पाने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू हम चेंज करेंगे और मन मर्जी की वैल्यू को पाएंगे। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। बोलो क्लियर है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के अंदर ये वाली चीज़ यूज़ होती है। बात समझ में आ गई। लेकिन असलियत में होता क्या है, कुछ एनर्जी खर्च होती है और हमें इस तरीके से कंप्लीट वेव फॉर्म नहीं मिलती। हमें क्या मिलता है, हमें वेव एनर्जी कम होती जाती ऑसिलेशन कम हो जाती है। जैसे किसी पेंडुलम को तुम छोड़ दो तो ऑसिलेट करके कुछ देर के बाद रुक जाएगा, इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें हमारी जो ऑसिलेशंस हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएंगी, डैम्प हो जाएंगी, डैम्प ऑसिलेशंस, ठीक है। तो एनर्जी अगर तुम दे सको, एनर्जी को बनाए रखो, तो हमें इस तरीके की ऑसिलेशंस मिल जाएंगी। बोलो क्लियर है। एलसी ऑसिलेशन का यूज़ कम्युनिकेशन के अंदर होता है, हम इसको पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। बोलो क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, सी यू, बाय।